नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपनी पहली खबर की बात करें तो एक और दुख भरी घटना गुजरात के पोरबंदर में हो गई है, जहां एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव क्रैश हो गया और 3 लोगों की जान चली गई। ये हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड का था, जो एक फ्लाइंग रूटीन पर था और क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इंडियन कोस्ट गार्ड के एक अधिकारी ने बताया कि जो सोल्जर्स इस घटना में घायल हुए उन्हें सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। ये घटना पोरबंदर की एयर इनक्लेव के पास हुई है। ये ALH ध्रुव, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी ऑपरेट होता है, पहले भी कंट्रोवर्सीज में रहा है। 2 साल पहले कुछ डिजाइन और मेटलर्जी इशूज आइडेंटिफाई हुए थे, जो इसके सेफ्टी ऑडिट तक ले गए। जब तक टेक्निकल चेक्स कंप्लीट नहीं हुए, इन चॉपर्स को टेम्पररी ग्राउंड कर दिया गया था। आज तक 325 से ज़्यादा ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करते हैं। 4 महीने पहले भी एक ALH MK3 अरेबियन सी में क्रैश हुआ था, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स मिसिंग हुए थे। बाद में 2 बॉडीज रिकवर हो गई थी, लेकिन एक पायलट की बॉडी 1 महीने बाद गुजरात के कोस्ट के पास मिली थी। और फिर से ऐसी घटना देखने को मिल गई है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो HAL के पास अब अलग अलग देशों से AL-31 इंजन्स के स्पेयर्स का डिमांड बढ़ रहा है। ये इंजन्स SU-30 फाइटर जेट्स के लिए यूज होते हैं, जो अब रसिया के सप्लाई चेन डिलेज की वजह से शॉर्टेज में है। ये डिमांड्स तब और बढ़ गई जब रसिया के कॉन्फ्लिक्ट्स ने मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स को इम्पैक्ट किया। इंडिया के SU-30 MKI जेट्स के इंजन HAL ने रसिया के साथ लाइसेंस के तहत मैन्युफैक्चर किए हैं। अब मलेशिया, वियतनाम और अल्जीरिया जैसे देश HAL के पास स्पेयर्स के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, ताकि अपने फ्लीट की ऑपरेशनल रेडीनेस मेंटेन कर सकें। पर HAL के लिए चैलेंज है रसिया से एक्सपोर्ट क्लियरेंस लेना, क्योंकि AL-31F इंजन्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रसिया के पास हैं। अगर रसिया अपनी परमिशन देता है तो HAL एशिया में SU-30 के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए एक हब बन सकता है। ये एक बड़े मार्केट को कवर करने का मौका हो सकता है। ऐसे जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन चैलेंजेस को देखते हुए बहुत सारे देश लोकल प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करने का प्लान कर रहे हैं। HAL के लिए ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस कोलैबोरेशन का सक्सेस रसिया की परमिशन और जियोपॉलिटिक्स पर डिपेंड करेगा। अगली खबर की बात करें तो GTRE अब नए और पावरफुल कावेरी इंजन को अपग्रेड करने का प्लान बना रहा है। ये इंजन, जो 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, इंडिया के इंडिजिनस फाइटर जेट्स जैसे तेजस MK-1A और फ्यूचर तेजस MK-2 के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। पर ये आसान काम भी नहीं है, क्योंकि नए इंजन्स के लिए एक एंटायरली नई कोर डिज़ाइन, एडवांस मटेरियल्स और काफ़ी सिग्निफिकेंट फंडिंग की ज़रूरत है। अभी जो कावेरी इंजन अवेलेबल हैं वो सिर्फ 46 से 49 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जो करंट और फ्यूचर फाइटर जेट रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी नहीं है। नए इंजन में ड्राई थ्रस्ट को 60 किलोन्यूटन तक ले जाना होगा, जिसमें आफ्टर बर्नर्स एडिशनल पावर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसे अचीव करने के लिए नए मटेरियल्स और बेटर हीट रेजिस्टेंस के साथ एक एडवांस्ड कोर की ज़रूरत होगी। GTRE का प्लान है कि नए इंजन्स में फ्लैट बेड कॉन्फ़िगरेशन को इंक्लूड किया जाए, जो थ्रस्ट लॉस को मिनिमाइज करे और इंजन की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाए। ऑफिशियल्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट DRDO के लिए एक चैलेंजिंग टारगेट है, लेकिन GTRE ने जो पिछले कावेरी प्रोग्राम से सीखा है उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये नए इंजन का डिज़ाइन न सिर्फ तेजस MK-1A के लिए परफेक्ट होगा, बल्कि लार्जर तेजस MK-2 के लिए भी अडेप्टेबल होगा, जो हायर थ्रस्ट और बेटर रिलायबिलिटी की डिमांड करते हैं। हाँ, ये डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा और काफ़ी साल लग सकते हैं, पर डेडिकेटेड फंडिंग और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ ये एक्सेलरेट हो सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो इंडियन नेवी ने नए और मॉडर्न एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एक विजनरी प्लान बनाया है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इंटीग्रेशन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स जैसे नए थ्रेट्स ने नेवल वॉरफेयर के डायनामिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, और उनका सॉल्यूशन ट्रेडिशनल वेपन्स के थ्रू मिलना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से अब नेवी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की तरफ अपना फोकस बढ़ा रही है, जो स्पीड ऑफ लाइट एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज़ के साथ आते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जो सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाने जाते हैं, और क्रूज मिसाइल्स की लो कॉस्ट और हाई मनोवरेबिलिटी ने इन्हें डेंजरस बनाया है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जो हाई एनर्जी लेजर यूज करते हैं, इन थ्रेट्स को क्विकली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बिना किसी कोलेटरल डैमेज के। नेवी का प्लान है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 से 4 डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम इंस्टॉल किए जाएं, जो 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करें और किसी भी अल्टीट्यूड पर आने वाले थ्रेट्स को काउंटर कर सकें। लेकिन इस इंटीग्रेशन में चैलेंजेस भी हैं, जैसे इन हाई एनर्जी वेपन्स के लिए सफिशिएंट पावर सप्लाई को इंश्योर करना। लेकिन DRDO ने इस डायरेक्शन में काफ़ी एडवांसमेंट्स की हैं।
अभी 2 टाइप के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें कि पहला है 30 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ये स्मॉलर ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस जैसे छोटी एरियल थ्रेड्स को टारगेट करने के लिए परफेक्ट है। ये लाइट वेट और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम को प्रायोरिटी देता है। और दूसरा है 100 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये क्रूज मिसाइल्स और बड़े एरियल थ्रेड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका हायर एनर्जी आउटपुट इन एडवांस्ड थ्रेड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो नेवी अब ऐसे लॉन्ग रेंज यूएवीज डेवलप करना चाहती है जो सस्टेन्ड सर्विलांस प्रोवाइड कर सकें और साथ ही इमरजेंसी सिचुएशंस में क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज भी रखते हों। पहले से ही नेवी ने MQ-9 रीपर ड्रोन्स एक्वायर करने का प्लान बनाया है जो इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस रोल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन अब ऑफिशियल्स एक और लेवल आगे सोच रहे हैं, जेट पावर्ड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स जो ऑपरेशनल स्पीड और रेंज में करंट यूएवी से ज़्यादा एफिशिएंट हों। एक नेवल ऑफिशियल ने बताया कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस यूएवीज जो टर्बो प्रॉप इंजन्स पर चलते हैं सर्विलांस के लिए तो परफेक्ट है, पर इनका स्पीड लिमिटेड होता है जो डिस्टेंट एरियाज तक जल्दी पहुंचने में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए नेवी का फोकस है इंडियन इंडस्ट्रियल प्लेयर्स के साथ मिलकर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस क्लास यूएवीज का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और डेवलपमेंट करना जो जेट या टर्बोफैन इंजन से पावर्ड हो। ये यूएवी स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से इक्विप्ड होंगे जो रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। इंडियन एरोस्पेस कंपनीज चाहे वो स्टेट ओन्ड हो या प्राइवेट सेक्टर से हों इस मिशन में एक मेजर रोल प्ले करेंगी। साथ ही इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेशन का भी ऑप्शन कंसीडर किया जा रहा है ताकि डेवलपमेंट टाइमलाइन को फास्ट ट्रैक किया जा सके। अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी खबर की जो कि बहुत गंभीर है। भूटान जो हमेशा अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को लेके एक पीसफुल और न्यूट्रल स्टैंस के लिए जाना जाता है, अब एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के एनालिसिस के मुताबिक पिछले 7 सालों में भूटान अपने 2% टेरिटरी को चाइनीज इंक्रोचमेंट्स के कारण खो चुका है। ये डेवलपमेंट्स सिर्फ लैंड ग्रैब तक सीमित नहीं बल्कि उन एरियाज में नए सेटलमेंट्स और विलेजेस क्रिएट करने तक बढ़ गई है। चाइना ने भूटान के अंदर कम से कम 22 विलेजेस स्टेब्लिश कर लिए हैं, जिसमें से 8 विलेजेस 2020 के बाद कंस्ट्रक्ट हुए। डोकलाम प्लेटो के करीब ये नए विलेजेस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन के करीब हैं। डोकलाम जो 2017 में इंडिया और चाइना के बीच एक बड़ी मिलिट्री स्टैंड ऑफ का सेंटर था, अब और ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है। माओ जेडोंग का 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत का विजन अब रियलिटी बन रहा है, जिसमें भूटान को एक चाइनीज टेरिटरी के रूप में इंटीग्रेट करने का प्लान शामिल था। अब ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल क्लेम नहीं बल्कि चाइना सिस्टमेटिकली डेमोग्राफी और ज्योग्राफी को चेंज करके फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड क्रिएट कर रहा है। इंडिया जो भूटान का एक ट्रस्टेड पार्टनर और स्ट्रेटेजिक अलाई रहा है, इस सिचुएशन में एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ भूटान के स्टेबिलिटी का नहीं बल्कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। अब इंटरनेशनल फोरम्स में भूटान को अपने कंसर्न्स को रेज करना होगा और इंडिया के साथ अपने सिक्योरिटी टाइज को और स्ट्रेंथन करना होगा। ये जरूरी है कि वर्ल्ड कम्युनिटी जो सॉवरेनिटी और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट करती है, भूटान के केस को एक प्रेसिडेंस के रूप में देखे ताकि छोटी नेशंस के साथ इस तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।